मैं बता दूं, अगर आप लोग सोलर वाले स्टॉक में पैसा लगाते हो स्टॉक मार्केट में, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ब्लाइंडली कोई भी सेक्टर में पैसा लगाना ये आपके लिए रिस्क हो सकता है। क्योंकि सोलर एनर्जी को है ना कंपटीशन देने के लिए विंड एनर्जी आ गया है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे विंड एनर्जी टक्कर दे रहा है सोलर एनर्जी को। और ये इंडस्ट्री है ना, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। ये इंडिया के ना लाखों करोड़ों रुपया का एनर्जी रेस है। पर असली विनर कौन है, सोलर या विंड, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले आपको समझना क्या जरूरी है, जो सोलर एनर्जी होता है ना, वो कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, धूप से। तो रात को तो सोलर से कितनी बिजली बनती होगी, सोचने वाली बात है। रात में तो धूप होता नहीं है, तो रात में 0 यूनिट्स बनते हैं। 0 यूनिट सोलर पैनल सिर्फ तब काम करता है ना जब सूरज चमक रहा हो। सनसेट के बाद पूरा प्लेनेट एक धातु का स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं करता। मतलब कि जब तक सूरज है, जब तक धूप है, तब तक एनर्जी बनते रहेगा सोलर पैनल से। जब धूप चला जाएगा या मौसम आप लोग देखे हैं, मानसून का बारिश का सीज़न है तो धूप रहता नहीं है, तो उस टाइम भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता सोलर पैनल। तो ये रात में है ना, और मानसून के टाइम ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो रात को इंडिया की लाइट्स कौन जलाता है, ये सोचने वाली बात है ना। रात को कौन एनर्जी देता है, तो इसे समझते हैं। सबसे पहले इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी बूम समझो। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनता हो, या विंड एनर्जी यानी कि हवा से इलेक्ट्रिसिटी बनता हो, हाइड्रो से यानी कि पानी से बनता हो, तो ये सारा को रिन्यूएबल एनर्जी बोलता है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब सोलर, विंड, हाइड्रो, ये सारे चीज़ से अगर बनती है एनर्जी तो उसी को रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। 2014 से ना 2026 तक कैपेसिटी है ना 4 गुना हो गया रिन्यूएबल एनर्जी का। 2014 में 76 गीगावाट था टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। जून 2026 तक 288 गीगावाट हो गया है टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी। और इसमें किसका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, सोलर, विंड या हाइड्रो, वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो आप लोग, सोलर वर्सेस विंड किसका कितना हिस्सा है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एज ऑफ जून 2026 का डेटा है। सोलर का है ना 162 गीगावाट है, 162, जो कि है 56% ऑफ टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। 100% अगर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें 56% किसका है, सोलर का है। विंड कहाँ पर है भाई, 57 गीगावाट पर है। 20% जो कि है टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। अब ये हाइड्रो का कितना है, ये भी 57 है, और बायो और स्मॉल हाइड्रो 12 है। मतलब कि मेजर 2 खिलाड़ी है, सोलर और विंड। सोलर 56% का मार्केट शेयर है, मार्केट शेयर नहीं मतलब कैपेसिटी है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी सोलर के थ्रू होता है, और 20% विंड एनर्जी से होता है। अब ये गीगावाट क्या होता है, इसे भी आप लोग समझ लो। ये गीगावाट क्या होता है, GW। गीगावाट का मतलब होता है ना, ये मतलब कि ये जो करंट प्रोड्यूस होता है ना, उसको मेज़र करने का ये सब कैलकुलेशन है। 1 गीगावाट में है ना, 1 गीगावाट में 10 लाख किलोवाट्स होते हैं, और 1 किलोवाट्स में है ना आपका AC चल सकता है। तो 1 गीगावाट में है ना 6 से 7 लाख AC एक साथ चल सकते हैं। कितने में, 1 गीगावाट में। तो 1 गीगावाट बहुत बड़ा होता है, इसे कम मत समझना आप लोग। अब यहाँ पर देखो सोलर इतना आगे कैसे निकल गया है, इसे समझना जरूरी है। 3 इसका सबसे बड़ा रीज़न है, जो सोलर इतने फास्ट जो ग्रो कर रहा है ना, इसके 3 रीज़न। सबसे पहले कॉस्ट क्रैश। पैनल बनाने का जो कॉस्ट है, मतलब सोलर पैनल बनाने का जो कॉस्ट है ना, 10 सालों में ड्रामेटिकली गिर गई है। चाइना और इंडिया दोनों में मैन्युफैक्चरिंग स्केल बढ़ी है। मतलब कि पिछले 10 साल में जो एक सोलर पैनल बनाने का कॉस्ट पड़ता था, और अभी बहुत कम हो गया है। इस कारण से सोलर इतना फास्ट ग्रो कर रहा है। सेकेंड, गवर्नमेंट सपोर्ट। PM सूर्य घर योजना जैसी स्कीम, रूफटॉप सोलर में आपको ही पता है कि प्रधानमंत्री काफ़ी ज़्यादा फोकस किस में है, मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि हर घर में रूफटॉप मतलब कि छत के ऊपर सोलर पैनल लगाया जाए। और मैं बता दूं, फाइनेंशियल 2026 में, और अभी हाफ ईयरली तो चला गया है, इसमें है ना 104% की ग्रोथ दिखाई दी गई है। 104%, मतलब जितनी पिछले साल लगी थी हाफ ईयरली में, उससे दुगना इस हाफ ईयरली में लग गया है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। हर घर में सोलर पैनल को लगाने का और इंसेंटिव दिया जा रहा है। थर्ड है इजी सेटअप।
जो सोलर पैनल है ना, ये कम स्पेस में और कम अप्रूवल के टाइम लग जाता है। एक छोटा सा बिजनेस भी अपना छत पर, अगर एक छोटा सा बिजनेसमैन या कोई भी छोटा आदमी चाहेगा ना सोलर पैनल लगवाना, लग सकता है। बट जो विंड एनर्जी लगाना चाहे कि हवा के थ्रू उसके घर में बिजली हो, तो उसके लिए स्पेस चाहिए। तो इसलिए सोलर इतना डिमांड में है। सोलर की जो सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या है? इंटरमिटेंसी, मतलब कि कोई भी चीज़ जो हमेशा अवेलेबल नहीं होती। जैसे सुबह को देखो सोलर 100% काम करता है, दोपहर के टाइम तो सोलर पीक पे रहता है क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहती है, रात में सोलर 0 हो जाता है क्योंकि धूप नहीं रहती है। अगर पूरा ग्रिड सिर्फ सोलर पर डिपेंड करे रात को तो ब्लैकआउट हो जाएगा ना। मतलब कि अगर पूरा आप एक गांव है, वहाँ पर सिर्फ सोलर पर डिपेंडेंट है, सोलर से पूरी गांव की इलेक्ट्रिसिटी चलती है, बट रात में तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। तो रात में अब मान लो वहाँ पर जो सोलर लगाया गया उसको स्टोरेज करने का कैपेसिटी नहीं है उस गांव में, मतलब कि उस सोलर जो प्रोड्यूस कर रही है एनर्जी वो स्टोर नहीं कर पाएगी, वो सिर्फ डायरेक्ट धूप से इलेक्ट्रिसिटी गांव में दे रही है। रात को तो धूप रहता नहीं है, तो क्या होगा? तो पूरा गांव अंधेरा ही हो जाएगा ना। तो यही गैप को है ना भरने वाला है कौन? विंड एनर्जी। हवा के थ्रू बिजली बनाई जाएगी। अब विंड का कमबैक मैं बता दूं कैसे हुआ। देखो, सोलर दिन में काम करता है, विंड रात हो, मॉनसून हो यानी कि बारिश का मौसम हो, दोनों मिलकर ये 24 घंटे का कवरेज देते हैं। और इसी को है ना, और इस प्रोजेक्ट को है ना नाम दिया गया पता है क्या? हाइब्रिड प्रोजेक्ट। ये हाइब्रिड प्रोजेक्ट है क्या? सबसे पहले तो जहाँ सोलर लगा है वहाँ तो सोलर पैनल लगाया जाएगा, साथ ही साथ वहाँ पर विंड एनर्जी भी लगाया जाएगा। यानी कि धूप से तो ठीक है बिजली हो रही है, और उसी जगह हवा से भी बिजली को रेडी किया जाएगा, और साथ ही साथ वहाँ पर बैटरी स्टोरेज भी लगाया जाएगा। तब ये तीनों मिलके क्या बन गया? हाइब्रिड प्रोजेक्ट बन गया। अब यहाँ पर है ना विंड का एक ट्विस्ट देखो, पता है क्या? 58.5% में 2026 में ना विंड कैपेसिटी एडिशन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है। मतलब कि सभी लोग जो सोलर के एनर्जी पे डिपेंड थे अब कहाँ शिफ्ट हो गए? विंड पे। भाई सोलर रात में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो विंड की तरफ भाग रहे हैं सब। तो इसलिए इस टाइम विंड एनर्जी भी डिमांड में आ गया है। अब 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ सिर्फ समझने के लिए भाई, ये स्टॉक रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, इंडस्ट्री पैटर्न समझने के लिए एग्जाम्पल को लिया गया है। ये दोनों स्टॉक आइनॉक्स विंड और वारी एनर्जी सिर्फ एग्जाम्पल और सिर्फ एडुकेशन पर्पस के लिए। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं सोच समझ के इन्वेस्ट करें और अपने रिस्क में इन्वेस्ट करें। ये मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आप अगर इन्वेस्ट करना है तो अपने एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, जो विंड एनर्जी में काम करता है आइनॉक्स विंड, जो कि NLC इंडिया से नया टर्न की ऑर्डर मिला हुआ है इसको। 1600 करोड़ का ऑर्डर वैल्यू है जिसका, जो कि प्रोजेक्ट साइज पता है कितना है? 200 मेगावाट का है। और टोटल ऑर्डर बुक अभी इस कंपनी के ऊपर कितना है? 4.7 गीगावाट का टोटल ऑर्डर बुक है आइनॉक्स विंड के पास। और सोलर के पास जो कंपनी है वो है वारी एनर्जी। सोलर में बहुत सारी कंपनी है, यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। Q1 फाइनेंशियल 2027 यानी कि अप्रैल से जून 26 तक का रिजल्ट है। रेवेन्यू आप लोग देखो, यहाँ कुछ ट्विस्ट है। जो हरबरा के ऑर्डर बुक देख के इन्वेस्ट करते हैं ना, उन्हें यहाँ कुछ सीखने को मिलेगा। 79% रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हो रहा है किसका? वारी एनर्जी का। बट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर पता है कितना हो रहा है? मात्र 15% का। और ऑर्डर बुक कितना है? 61,000 करोड़ का। 61,000 करोड़ से भी ज़्यादा ऑर्डर बुक है किसके पास? वारी एनर्जी के पास। और इसके पास भी ऑर्डर बुक है ज़्यादा। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है? बड़ा ऑर्डर बुक गारंटी प्रॉफिट नहीं होता है। कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, चाहे कोई भी आप बिजनेस में देख रहे हो इन्वेस्ट करने का, तो अगर आप ऑर्डर बुक देखते हो तो डायरेक्ट इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि वारी की ही नंबर देख लो आप लोग, गैप कहाँ है? 79% का रेवेन्यू ग्रोथ है। 79% से लगभग 80% से हर साल ग्रो कर रहा है उसका सेल्स। बट प्रॉफिट कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है? मात्र 15% से हो रहा है। EBITDA मार्जिन 18.15% है। 22.53% सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में था। मतलब कि यहाँ पर EBITDA मार्जिन भी कम हो रहा है। मार्जिन कम कमा रही है कंपनी, प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। अगर ऑर्डर बुक इतना ज़बरदस्त है तो प्रॉफिट इतना कम क्यों बढ़ रहा है? मार्जिन के चलते भाई। ऑर्डर बुक तो काफ़ी ज़बरदस्त है बट प्रॉफिट बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। तो हर कंपनी में आपको मैं आगे बताऊंगा क्या आपको फॉलो करना है। बट सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी देख के आप लोग मत घुस जाओ।
कि सोलर एनर्जी अच्छा ये सोलर पैनल बनाती है इन्वेस्ट कर देता हूँ, विंड एनर्जी अच्छा विंड में काम करती है इन्वेस्ट कर देता हूँ। नहीं भाई, यहाँ असली पैसा कहाँ है वो आपको है ना वैल्यू चेन समझाता हूँ मैं आपको कि कहाँ से पैसा बनता है। ये पूरी इंडस्ट्री है ना, छोटी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट कर रही है। छोटे छोटे जो लोग हैं ना, अभी एग्जांपल समझाता हूँ, नहीं समझ में आ रहा होगा आपको। गोल्ड रश में ना पैसा माइनर ने नहीं बनाया था, जिन्होंने शवल बेचा था। शवल मतलब कि जो बेलचा होता है ना, खोदा जाता है जिससे मिट्टी। गोल्ड रश में मतलब कि जब सोना का देखा गया कि जो माइनर थे जिनको पता चला कि अच्छा इस ज़मीन के अंदर सोना है, तो सोना बेच के उन लोगों ने ज़्यादा पैसा नहीं कमाया कौन? जो शॉवेल बचा। शॉवेल मतलब कि जो गड्ढा खोदने के लिए शॉवेल जो बनाता था वो कंपनी ज़्यादा कमाई। तो इसलिए है ना, हर एक चीज़ मतलब मेन प्रोडक्ट नहीं कमाता, उसके छोटे छोटे जो चीज़ होता है ना वो ज़्यादा पैसा कमाता है। अब जैसे कि यहाँ देखो, सोलर पैनल और टरबाइन जो कंपनी बनाती है, इन्वर्टर जो कंपनी बनाती है, ट्रांसफार्मर जो कंपनी बनाती है, केबल जैसे कि आपको भी पता है तार के बिना तो बिजली जाएगी नहीं। ट्रांसमिशन आपको ही पता है, ट्रांसमिशन मतलब कि आपके घर तक बिजली पहुंचाना। बैटरी स्टोरेज, जो एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है सोलर से या विंड एनर्जी से, तो उसे स्टोर किया जाए ताकि जब सोलर अगर पैनल ख़राब हो जाए तो स्टोरेज से बिजली को यूज़ किया जाए। फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ मैं समझा देता हूँ कुछ। सोलर पैनल और टरबाइन तो समझ गए, टरबाइन जो घूमता है, सोलर पैनल जो छत में पैनल देखते हैं ना आप, इमेज के थ्रू आपको दिखा दे रहा हूँ। सोलर पैनल जो होता है, इन्वर्टर क्या है? देखो, सोलर से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना वो डीसी में होती है, यानी कि डायरेक्ट करंट में होती है। सोलर से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो डीसी के फॉर्म में करंट प्रोड्यूस होती है। बट आपके घर में जो यूज़ होता है ना वो एसी करंट यूज़ होता है, ऑटोमेटिकली करंट यूज़ होता है। तो इन्वर्टर का काम क्या होता है पता है? डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है। ये कौन? इन्वर्टर। तो जितनी भी कंपनी जो इन्वर्टर बनाती है जो डीसी से एसी कन्वर्ट करती है, तो उसका तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि काम तो आएगा ही भाई। जब सोलर प्रोड्यूस करेगा एनर्जी, चाहे विंड एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो वो डीसी के फॉर्म में करेगा, तो ज़रूरत किसका पड़ेगा? इन्वर्टर का ज़रूरत पड़ेगा। तो इन्वर्टर क्या करेगा? डीसी से एसी में कन्वर्ट करेगा करंट को। सेकेंड, ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन। ट्रांसफार्मर समझ लो, वोल्टेज बढ़ा के बिजली लंबी दूरी तक भेजता है, फिर वापस कम आपके घर तक। ट्रांसफार्मर आपके भी घर के पास लगा होगा, बड़ा बड़ा जो लगता है ना पोल में, ट्रांसफार्मर टाइप का। तो उसका काम क्या रहता है? वो क्या करता है ना, हाई वोल्टेज में वो दूर तक, मतलब कि दूर तक लाइट भेजता है, करंट को पास करता है, और आपके घर में वो कम कर देता है, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज देगा तो आपका घर में सारा लाइट फ्यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए ट्रांसफार्मर का काफ़ी काम है, मतलब ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है। और ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसमिशन जो लाइन, मतलब करंट ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक पहुंचाना होता है। तो जितनी भी कंपनी ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन में काम करती है, फ़ायदा होगा। तो ये वैल्यू चेन है ना, सिर्फ सोलर और विंड नाम मत सुनो कि सिर्फ सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बट इसके पीछे जो कंपनी काम कर रही है ना उसका मार्केट साइज बहुत बड़ा है। मैं कोई भी यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ किस इंडस्ट्री को फ़ायदा हो सकता है। जैसे सोलर पैनल बता दिया, इन्वर्टर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, केबल हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, बैटरी स्टोरेज हो गया, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। अब खुद एनालाइज करने का फ्रेमवर्क क्या है? आप कैसे कोई कंपनी को एनालाइज करोगे? तो एक वीक लाइन पूरी चेन खराब कर सकती है। एक भी आपको है ना, यहाँ से मैं बता रहा हूँ, मिस मत करना। 8 चीज़ मैं बताऊँगा, एक भी अगर मिस किए तो आपका इन्वेस्टमेंट है ना गलत हो जाएगा। सबसे पहले तो आप ऑर्डर बुक देखते हो, ठीक है? ऑर्डर बुक ज़्यादा देख के इन्वेस्ट मत करना। सेकेंड, एग्जीक्यूशन देखो। जो ऑर्डर बुक, जैसे मैंने कहा 60,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है वारी एनर्जी का, तो वो देखो कितने दिन में वो एग्जीक्यूट कर रही है। कि सिर्फ वो पढ़ा तो नहीं है ना, ऑर्डर बुक तो आ गया बट काम ही नहीं करी तो फ़ायदा क्या? तो एग्जीक्यूशन देखना जरूरी है, कितने दिन में वो ऑर्डर को कंप्लीट कर रही है। साथ ही साथ उस ऑर्डर बुक से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है, इब्डा मार्जिन यानी कि अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन मार्जिन कितना है, इब्डा मार्जिन कितना है। जितने भी लोग अगर फंडामेंटल एनालिसिस जानते हैं उन्हें ये सब बात पता होगा। अगर नहीं पता तो भाई आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना होगा, तो ही आपको समझ में आएगा। 5th चीज़, वर्किंग कैपिटल। नहीं तो गूगल भी करोगे ना समझ में आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि आप कितना पूंजी लगा रहे हो धंधा में रिटर्न कमाने के लिए। मतलब कि मैंने 100 रुपया लगाया अपने धंधे में,
कुछ कमाने के लिए। तो मेरा ये 100 रुपया उस 100 वो सामान जो 100 रुपया मैंने लगाया तो सामान खरीदेंगे ना, तो उस रॉ मटेरियल में कितने दिन तक पड़ा हुआ है, मतलब कि कितने दिन तक मेरा वर्किंग कैपिटल, मेरा पूंजी फंसा हुआ है बिजनेस में, कितने दिन बाद मेरे पास आता है, तो वो वर्किंग कैपिटल होता है। तो जितना कम रहेगा वर्किंग कैपिटल उतनी अच्छी बात है मेरे लिए। डेप्ट, कर्ज कितनी है कंपनी में। कैश फ्लो, कंपनी कैश कमा भी रही है कि नहीं, मान के चलो कंपनी रेवेन्यू कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है, बट कंपनी के धंधे में कैश आ रहा है कि नहीं वो देखना आपको ज़रूरी है। वो आप देखोगे ना फंडामेंटल्स आपको समझ में आ जाएगा। और 8, वैल्यूएशन, कंपनी आपको ओवर वैल्यूड तो नहीं मिल रही है ना, ठीक है कंपनी सारा कुछ अच्छा है, बट जब आप कंपनी का शेयर खरीदोगे तो आपको ये भी चेक करना है वैल्यूएशन, आपको किस प्राइस में मिल रहा है, किस, अगर कंपनी सस्ते में मिल रही है तब तो ठीक है, अगर काफ़ी ज़्यादा में आप खरीद ले रहे हो तो आपको हो सकता है 3-4 साल में लगातार लॉस ही मिले, यानी नेगेटिव रिटर्न मिले, क्योंकि वैल्यूएशन हाई था तब आप खरीदें। तो हमेशा आपको कब खरीदना चाहिए, जब सामान सस्ती हो, और सामान ज़्यादा है, ज़्यादा प्राइस में बिक रहा है तब खरीद लिए तो आपको लॉस होने वाला है। और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप अगर वैल्यूएशन ज़्यादा है तो आप खरीद लिए तो आपको लॉस ही होगा। कोई कोई कंपनी है ना वैल्यूएशन हमेशा उसका हाई ही रहता है, बहुत सारी कंपनी है, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अब सोलर वर्सेस विंड नहीं, ये पार्टनरशिप है। सोलर वर्सेस विंड नहीं हो रहा है लड़ाई कि विंड एनर्जी सोलर एनर्जी को पीछे कर देगा, नहीं भाई, दोनों पार्टनरशिप में काम करेगा। सोलर दिन के लिए है, विंड रात और मानसून के लिए है, बैटरी दोनों को जोड़ने के लिए है। बैटरी वाली भी जो बैटरी स्टोरेज है ना, जो बिजली को स्टोर करेगी बैटरी स्टोरेज, वो कंपनी भी आप लोग फोकस कर सकते हैं। 51.5% यानी कि टोटल इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है ना रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी हुई है। एक सिंगल डे रिकॉर्ड है जुलाई 2025 का, ये है 50% से भी ज़्यादा। समझ रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कोयले से प्रोड्यूस होता था, अब हम लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। इसी तरह अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ये भी बताओ कि अगर इस टाइप का वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मैं आगे इस टाइप का वीडियो भी लेके आऊँगा। और आपको एक चीज़ कमेंट करके बताना है कि सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, कौन किसका, जो मैंने बताया रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, किसका मार्केट शेयर बढ़ सकता है, सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, कमेंट करके बताना। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।